बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात जो मेरी ज़िंदगी में और पुलिस सर्विस में गुज़रे, मैं दोस्तों को सुनाता रहता हूँ। बहुत से लोग एतराज़ भी करते हैं कि जी ये इस तरह के वाक़यात क्या होते हैं, जी ये तो हमारी पुलिस की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ऐसे वाक़यात सुन के हम क्या सीखें। तो मैं एक्चुअली ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो लाइफ में मैंने गलतियाँ की और मुझे उन पे पछतावे हैं कि जी मुझे नहीं करने चाहिए, वो नए आने वाले पुलिस मुलाजमीन वो गलतियाँ ना करें और लोगों को भी पता चले कि जी क्या पुलिस वालों की क्या मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो ये सारी हरकतें कर रहे होते हैं। कुछ मजबूरियाँ तो पुलिस वालों की अफसरान की तरफ से होती हैं कि जी अफसरान उनको मजबूर कर रहे होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी तमन्ना अफसानी की खातिर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल कर कि जब कोई भी सीनियर कोई गलत काम किसी पुलिस वाले से करवाएगा तो पुलिस वाला वो 10 काम अपने भी गलत करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ। बाकी ये नहीं कि ये ऐसे किसे हो सकता है कि जो बाकी पुलिस अफसरान हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात हैं जो उनकी ज़िंदगी में गुज़रे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा, दहशतगर्दों को पकड़ा। वो मेरी इन स्टोरीज से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, कई गुना ज़्यादा थ्रिल उनमें हो सकती है। लेकिन जो मेरी लाइफ में जो हुआ मैं वो आप लोगों को सुनाता हूँ, और उसकी उनका एक ही मकसद है कि आप लोग इससे सबक हासिल करें। जैसा कि मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि कोट सब्जल की मेरी तैनाती जो थी वो बड़ी मुश्किल तैनाती थी। इससे पहले जब 1992 में मेरी कोट सब्जल की तैनाती हुई तो जुल्फ़कार चीमा साहब, जो बहुत बड़ा नाम है, वो मेरे एसएसपी थे और उन्होंने मुझे तैनात किया बतौर एसएचओ। और एएसपी अलादीनो ख्वाजा थे उस वक्त, और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे और ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे। जुल्फ़कार चीमा साहब भी बहुत ज़्यादा ईमानदार जो मैंने देखे। मैंने इन दोनों अफसरान की अपनी उस तैनाती में किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं देखी। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात भी बताता चलूँ कि जो काम मैंने कोट सब्जल में किए या जिस तरह हमने सिंध से आने वाले क्रिमिनल्स का मुकाबला किया, उसकी भी तारीख गवाह है। और आज भी कोट सब्जल के लोग इस बात को समझते हैं और मेरी किसी बात पे कोई भी मुझ पे उंगली नहीं उठा सकता कि मैं आपसे गलत बयानी कर रहा हूँ। जहाँ मैंने वहाँ काम किए, वहाँ राव सलीम अख्तर एसएसपी जो रिटायर हुए, वो बहुत तगड़े एसएचओ वहाँ गुजरे। और फिर चौधरी सादिक गुजर साहब जो थे, उन जैसा कोई पुलिस अफसर माँ ने पैदा नहीं करना। उनकी खामियाँ जो थीं या उनमें कुछ ऐसी बातें थीं जिसका तज़किरा नहीं किया जा सकता, या मेरे ऐसे दोस्त जो दूसरी पार्टियों के हैं या जिनको नुकसान पहुंचा चौधरी सादिक साहब की तरफ से, वो डेफिनेटली उनके बारे में बात करेंगे। और लेकिन बीइंग ए पुलिस ऑफिसर अगर उनका मैं जायज़ा लूँ उनकी सारी सर्विस का, कि वो इंस्पेक्टर लीगल थे, और इंस्पेक्टर लीगल को अगर कोई पूरी तारीख़ उठा के देख लें, कभी एसएचओ तैनात नहीं किया गया। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको कोट सब्जल के बारे में बताया। जहाँ पुलिस वाला काम कर रहा होता है तो उसकी शिकायतें ज़रूर होती हैं। अब मैं आपको सुना रहा हूँ जी कि जुल्फ़कार चीमा साहब ट्रांसफ़र हो गए, और उसके बाद अलादीनो ख्वाजा साहब भी ट्रांसफ़र हो गए, और उस वक्त थे जी डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब मेरे एएसपी सादकाबाद थे, और जो उस वक्त डीआईजी थे वो अहमद नसीम साहब, मुझे आज भी याद है। बड़ी धीमी धीमी सी तबीयत के वो इंसान थे, लेकिन बहुत ज़्यादा काया और ज़ीरक पुलिस ऑफिसर जिनका पूरी रेंज पे बड़ी निगाह होती थी। एक दिन शाम को मुझे मेरा मुहर्रिर जो था, आशिक ही था, बड़े अरसे रहा, आशिक नीला हवलदार वो था, और वो आया और उसने एक वायरलेस मैसेज मेरे सामने रख दिया कि जनाब कल आपने सुबह डीआईजी साहब की खिदमत में पेश होना है। अब मैं परेशान कि जी एक सब इंस्पेक्टर, उस वक्त मैं सब इंस्पेक्टर था, मैं आपको ये 93 की बात सुना रहा हूँ, 1993 की बात सुना रहा हूँ। तो मैं सब इंस्पेक्टर था, तो ज़ाहिर है एक एसएचओ परेशान हो जाता है जब उसे इस टाइप का
मैसेज मिले और कि जी सुबह आपने जो डीआईजी ब्रांच का बहुत बड़ा अफसर होता है और उसके सामने, उन दिनों ये डीआईजी इस तरह नहीं होते थे जिस तरह हर जगह आप डीआईजी फिर रहा है। रैंक की एक इज्जत होती थी और हमने अपने डीआईजीज बहुत कम देखे। अहमद नसीम साहब डीआईजी थे, फिर रफ़ीक हैदर साहब डीआईजी थे, ताहिर अनवर पाशा डीआईजी थे, और ये वो सारे डीआईजी जिन्हें हमने कभी देखा नहीं होता था। कभी कभी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाए किसी एसएचओ से तो उसे बुला लिया जाए, वरना इस तरह नहीं होता था कि हर एसएचओ डीआईजी को उसकी शक्ल की उसे एक एक चीज़ पता होता है कि डीआईजी साहब कैसे कपड़े पहनते हैं और डीआईजी साहब की शक्ल कैसे है। हमने तो अपने डीआईजीज़ को देखा नहीं होता था। और टर्न आउट का बड़ा ख्याल रखा जाता था कि जी जब आपने किसी सीनियर के पेश होना है तो कॉटन की वो यूनिफॉर्म ब्लैक और वो जो जीन की होती थी हमारी पेंट होती थी, उसको बाकायदा स्टार्च लगाया जाता था और उसकी क्रीज़ होती थी और टर्न आउट होता था कि हम लोग बैठते नहीं थे कि कहीं उसकी क्रीज़ ख़राब ना हो जाए। फिर एक क्रॉस बेल्ट लगाई जाती थी, फिर ये चमक, बूट की चमक और ये सारी चीज़ें हम अपने हाथों से करते थे। लेकिन जी मैं जैसे कि आपको मैंने बताया कि जी वो वायरलेस पढ़ते ही मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई कि जी कल होना क्या है मेरे साथ, अब डीआईजी साहब क्या सलूक करते हैं। मैं वापस आया जी, बड़े बोझल कदमों से घर पहुंचा। फ़िदा को मैंने कहा फ़िदा मेरे बूट निकाल और तू उनको पॉलिश कर अच्छी तरीके से, बेल्ट पॉलिश कर, क्रॉस बेल्ट पॉलिश कर, सबसे अच्छी यूनिफॉर्म मेरी निकाल के रख जो जिसको बड़ा ज़ोर का माया लगा हुआ है, स्टार्च जिसे कहते हैं, तो वो निकाल के रख दे। अब जी ज़ाहिर है फ़िदा ने अपना काम शुरू कर दिया, बूट निकाले, उनको पॉलिश करना। 2-3-4 दफ़ा मैंने बूट उठा के, क्योंकि हम शाला में भी वो चिंदी के साथ बूट पॉलिश करते थे। जो शाला के मेरे दोस्त हैं जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उन्हें बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हम जब जनरल परेड होती थी तो वहाँ वो चिंदी से हम पानी लगा लगा के बूट पॉलिश करते थे। पठानों को नहीं देते थे, पठान बूट ख़राब कर देते थे। तो जी मैंने चेक किया जी, बूट बड़े सही पॉलिश हो गया। मैंने बेल्ट को पॉलिश करवाया, क्रॉस बेल्ट और यूनिफॉर्म देखने के बाद अब सुबह सुबह निकलना था हमने। कोट सब्जल से भावलपुर का जो फासला मैं आपको बता देता हूँ कि जी रहीम यार ख़ान जो है वो भावलपुर से तकरीबन 150-160 किलोमीटर हो सकता है, क्योंकि अहमदपुर शर्किया वहाँ से 55 किलोमीटर है। फिर उसके बाद जो 80 किलोमीटर हो जाता है जी वहाँ से खानपुर, और खानपुर से फिर 40 किलोमीटर रहीम यार खां, और फिर रहीम यार खां से आगे सादकाबाद, फिर एंड पे कोट सब्जल। ये कोट सब्जल थाना जो है ये सिंध पंजाब बॉर्डर का आखिरी थाना है और वहीं से एंट्री होती है। जब भी सिंध से कोई आता है तो ये आखिरी थाना और बड़ा क्राइम के लिहाज से बहुत फास्ट है। अगवा, बरा तावान, डकैती, मोटरसाइकिल स्नैचिंग और डकैती विद मर्डर। एक भैंस खोलने के लिए सिंधी जो डाकू भाईजान आते थे वो आके साथ बंदा भी मार जाते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा थी जी। हम सुबह सुबह मैं निकला जी, कार मेरे पास होती थी एक, तो हम लोग कुछ मेरे ख्याल 4 बजे मैं सुबह वहाँ से रवाना हुआ और सर्दियाँ थीं तो भावलपुर में पहुँचा जी। अब 8 बजे का हमें टाइम दिया गया था कि 8 बजे पहुँचना है, हालांकि सर्दियों में 9 बजे ऑफिस लगता है। तो हमें जो लिखा जाता है तो वो जैसे आईजी के घोड़े वाली एक बड़ी मशहूर मिसाल है, किसी और वक्त में सुनाऊंगा, बल्कि थोड़ा सा सुना ही देता हूँ कि जी आईजी साहब ने कहा जी कि रात को मुझे सुबह सैर के लिए घोड़ा चाहिए को 8 बजे। तो जो डीआईजी साहब को कहा गया, डीआईजी साहब ने 8 की बजाय 7 कर दिया, फिर इसी तरह एसपी साहब ने 6 कर दिया और सुबह 4 बजे घोड़ा जो है, बल्कि कहते हैं लोग ये 2 बजे घोड़ा पहुंच गया था, क्योंकि लाइन अफसर को रात 2 बजे का पैगाम मिला था। तो ये वही कहानी होती है कि जी जब आपको बुलाया जाता है तो एक टाइम लिखा जाता है जी आपने इतने बजे पहुंचना होता है। तो ले जी मैं 8 बजे पहुंच गया। अभी ऑफिस में कोई नहीं आया था, लेकिन मैं पुलिस लाइन में चला गया। वहाँ जाके मैंने यूनिफॉर्म पहनी, क्योंकि अगर मैं गाड़ी में यूनिफॉर्म पहन के आता तो लाजमी यूनिफॉर्म का वो टर्न आउट ख़राब हो जाता, और हो सकता है डीआईजी साहब मेरे टर्न आउट पे नाराज़ हो जाते कि जी कहीं से कोई क्रेज़ टेढ़ी है। रात भी मैं पूरी रात सोचता रहा कि यार कहाँ से कुछ पैसे लिए होंगे, तो हो सकता है उस सिलसिले में बुलाया हो, कहीं मैंने कोई तफ्तीश में गलत किया। मिसलें सारी उठवा ली, अपनी सारी वर्किंग बनाई कि जी
कितने मैंने डकैतियाँ ट्रेस की जी, कितने मैंने फलां पकड़े, कितने मेरे मुकदमात जो हीनियस हैं वो उनको मैंने ट्रेस किया, इतना मेरी असले की बरामदगी, इतनी मंशात की बरामदगी, वो सारी मैंने कहानियाँ भी घाड़ ली कि वहाँ क्या क्या झूठ मैंने बोलने हैं डीआईजी साहब के सामने और किस तरह अपनी जान बचानी है। रास्ते भर भी मैं यही सोचता आया, ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा और मैं सोचता रहा कि जी क्या होना है। नज़ीर न्याजी जो सरकारी ड्राइवर था वही मेरी प्राइवेट गाड़ी भी चला रहा था। तो पुलिस लाइंस में जी मैंने यूनिफॉर्म पहनी और तकरीबन 8:45 बजे मैं ऑफिस में आ गया। बहुताज मरहूम होते थे जी, एक बड़े हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट, उनकी बड़ी मेहरबानी है और हमारी जो प्रमोशनें नहीं हुई वो भी उन्हीं की मरून मिन्नत है। तो भावलपुर रेंज वाले बड़ा जानते हैं बहुताज को। बड़ी अजीब सी पुरस्कार उनकी शख्सियत होती थी, हर वक्त वो मुस्कुराते रहते थे और जब भी हमने पूछना कि सर डीआईजी साहब का मूड कैसा है तो उन्होंने मुस्कुरा के हमें दिखा देना। एक वो जिना कैप पड़ी होती थी साथ वाली अलमारी में जी, वो सर्दियों में उन्होंने एक वेस्ट कोट पहनी होनी और शलवार कमीज़ पहनते थे। ये कहीं जेलम चकवाल साइड के थे। तो वो उन्होंने जैसे बेल आनी तो और अर्दली ने आके कहना कि जी साहब ने आपको याद फरमाया। तो ये याद फरमाने का किस्सा भी बड़ा अजीब है, साहब बुलाते नहीं, साहब याद फरमाते हैं। तो लें जी साहब ने याद फरमाया और वो साहब तशरीफ़ लाए जी, तकरीबन कोई 11 बजे डीआईजी साहब तशरीफ़ लाए और उसके बाद बहुताज मरहूम जो हैं उन्होंने सर पे फटाफट अपनी वो रखी और इसी दौरान हमने भी दिल में जितनी आयतें थीं वो सारी जो याद थी, कोई आई कोई नहीं आई। घबराहट में ऐसा ही होता है, ये पुलिस वाले बड़ी अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। तो वो मैं जी बहुताज साहब अंदर चले गए, थोड़ी देर बाद आया तो उनके लबों पे वही मुस्कुराहट थी। तो मैंने उनसे पूछा सर क्यों बुलाया गया है मुझे, कुछ बता ही दे, मेरी तो जान निकली हुई है, मेरा तो वज़न 5 किलो कम हो गया है एक रात में। जैसे वो बटेरे का वज़न कम होता है जी, बटेरा अगर पकड़ के रख दें कहीं तो उसका वज़न भी कम हो जाता है। तो वो जान सूली पे लटकी हुई थी एक लिहाज से कि आज मेरे साथ होना क्या है, डीआईजी ने करना क्या है, क्योंकि डीआईजी साहब बड़े सख्त मशहूर थे और मैंने कभी डीआईजी साहब को देखा भी नहीं था, अहमद नसीम साहब को। लेकिन जी अब वो बहुताज साहब ने बताने से साफ इनकार कर दिया कि जी मुझे तो नहीं पता जी। 12 बज गए, कभी उठ के बाहर जाना, ये भी ख्याल रखना कि वर्दी ख़राब ना हो। और उसके बाद फिर अचानक वो जो एक अर्दली था दौड़ता हुआ और उसने कहा जी साहब ने याद किया है। अब ये साहब ने याद किया है लफ्ज़ बम बन के गिरता है जी उस पुलिस वाले पे, जिसे बुला के, जिसे पता ना हो उसे बुलाया क्यों गया है और किस उसमें बुलाया गया है। आर्डर हुआ और मुझे बुला लिया गया। ले जी मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया और साथ में एक था जी रेल वाले साहब भी वहाँ होते हैं अक्सर और वो जल्दी चल का हमें इशारा किया जाता है और जैसे उसने काशन दिया जल्दी चल तो मैं, और मुझे पहले ब्रीफ कर दिया गया कि पहले आपने सीधा जाना है और जब ने रुक कहना है तो फिर आपने राइट टर्न लेना है। सामने डीआईजी साहब बैठे हैं और पाँव आपने ज़ोर से नहीं मारना क्योंकि डीआईजी साहब की तबीयत पे ग्रां गुजरता है और ज़्यादा ज़ोर से मार लिया तो आपके स्लिप होने का ख़तरा भी है, क्योंकि टाइल वाइल्स वो लगाई गई थी तो अक्सर पुलिस वाले गिर भी पड़ते थे। ज़ोर से पाँव मारा और पता चला जी सर नीचे और टांगे ऊपर है। तो ये हादसा भी अक्सर अर्दल रूम्स में होते रहते हैं। तो जी लें जल्दी चल का काशन हुआ, मैं जनाब जल्दी चलता हुआ पहुंचा बड़े आराम से। पाँव अब ज़ोर से मारने का मुझे रोका गया था, फिर मुझे कहा गया दाएं फिर। तो अब जो ही मैं दाएं फिरा और सामने सलाम किया तो सामने मुझे एक झलक नज़र आई और वो थी जनाब अहमद नसीम साहब की, जिनके चेहरे पे वो टेबल लैंप की रोशनी पड़ रही थी जो ऊपर होता है लैंप पड़ा हुआ और बड़ी पुरस्कार किस्म की लाइट थी। ऐनक उन्होंने पहनी हुई थी और ऐनक उन्होंने यहाँ रखी हुई थी और मुझे यूँ देखा तो उसके बाद मैंने आंखें नीचे कर ली। अफसरान की आंखों में वैसे नहीं देखना चाहिए, ना ही आपको आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए कि अफसर इसको बड़ा माइंड करते हैं कि आपने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा, तो ये अदब के उसमें आता है। तो फिर जी मेरी आंखें नीचे थी और डर के मारे और मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब बहुताज साहब भी साथ खड़े थे, स्टेनो साहब भी थे वो साथ खड़े हुए थे और वो जो थे मेरे जिन्होंने मुझे कॉशन दिया था वो वहाँ के ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे जी पुलिस लाइन भावलपुर के, वो भी खड़े हुए थे। तो डीआईजी साहब ने कहा जी कि सब बाहर निकल जाएं।
अब जैसे ऑर्डर दिया गया, डीआईजी साहब ने सबको बाहर निकलने का कहा, तो पहले वो जो ड्रिल इंस्पेक्टर था वो निकला, और फिर जो स्टेनो साहब थे वो चले गए, और उसके बाद बहुताज साहब ने बड़ी जुमानी मुस्कुराहट से मुझे नज़रों से और मुस्कुराहट से देखा, और वो भी बाहर तशरीफ़ ले गए। और 1 to 1 जी डीआईजी साहब और मैं, और मेरी निगाहें नीचे, और डीआईजी साहब मुझे देखी जा रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैंने करना क्या है और जवाब क्या देना है। इतनी देर में मुझे डीआईजी साहब की आवाज़ आई कि वो तू पैसे लेना है तो उतने देना है। अब मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि वो मुझे क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर, आंखें मेरी नीचे थी, तो मैंने कहा सर मैं समझा नहीं हूँ। तो डीआईजी साहब मुझे कहने लगे तुम पैसे लेते हो और ऊपर देते हो। अब मैं बड़ा परेशान कि यार ये क्या सवाल है डीआईजी साहब का कि पैसे लेता हूँ और ऊपर देता हूँ। तो मुझे और तो कुछ ख्याल नहीं आया, तो मैंने यही कहा सर कि मैं पैसे लेता हूँ, ऊपर नहीं देता। अब ये हकीकत है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। आज भी डीआईजी साहब जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूँ, और बहुताज तो फौत हो गए हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इस कहानी का पता है। मैं ऑलरेडी भी ये कहानी लिख चुका हूँ कि ये करप्शन की जंजीर बनती कैसे है, ये करप्शन पुलिस डिपार्टमेंट में क्या है। बल्कि इस कॉलम का उन्वान भी मैंने करप्शन की जंजीर ही लिखा था। तो डीआईजी साहब ने मुझे कहा कि जी आप कसम दे सकते हो इस बात की कि आप पैसे लेते हो, ऊपर नहीं देते हो। तो एक लम्हे के लिए मेरे जहन में वो सारी बातें घूमना शुरू हो गई कि जिस अफसर को मैंने पैसे दिए थे वो सारे एक लम्हे के लिए घूम गए कि मैंने फ़लाँ को भी दिया, फ़लाँ को भी दिया, अब मैं कसम कैसे उठाऊं। और दूसरे लम्हे फिर मुझे ख्याल आया कि अल्लाह मुझे माफ़ करे कि अगर मैं कसम नहीं उठाता तो उसके बाद फिर ये होगा कि पूरी सर्विस मुझ पर किसी ने एतबार ही नहीं करना। पूरी सर्विस तो मुझ पर एक ऐसा मोहर लग जाएगी कि यहाँ तो सभी करप्ट हैं, इस पूरे हमाम में सभी नंगे हैं, तो मैं फिर कहाँ जाऊँगा। तो मुझे जो बेहतर नज़र आया वो मैंने किया। अल्लाह से तो बाद में माफ़ी मांगनी। और पिछले कॉलम पे भी बड़े लोगों ने ये बात की कि जी आपने तो गुनाह कबीरा कर लिया, और जी आपने तो फ़लाँ कर लिया, तो आपको कसम नहीं उठानी चाहिए। लेकिन मैं जो समझता हूँ मुझे बेहतर लगा वो मैंने किया। तो मैंने कहा सर मैं बिल्कुल कसम उठा सकता हूँ, सर मैं पैसे लेता हूँ, मैं ऊपर नहीं देता। तो मुझे कहने लगे तुम पैसे क्यों लेते हो। तो मैंने कहा सर पैसे सर, और साथ ये भी कहा कि मैं जानता हूँ आपकी फ़ैमिली को, आपकी इतनी प्रॉपर्टी है, आपके भाई जज हैं, आपके वालिद साहब ये हैं, मेरा छोटा भाई का भी उन्होंने हवाला दिया हबीब का, तो आप क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा सर मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन सर फिर थोड़ा सा मैं फ्रैंक हो गया। मुझे लगा कि डीआईजी साहब का मूड थोड़ा बेहतर हुआ है कसम उठाने के बाद, तो मेरी आंखें भी ऊपर हो गई। तो फिर मुझे उन्होंने इशारा किया कि आओ कुर्सी पे बैठ जाओ। तो ये भी एक सब इंस्पेक्टर के लिए अजीब मौका होता है कि एक डीआईजी रैंक के बंदे के सामने आप जाके कुर्सी पे बैठते हो। अब मेरे हवास थोड़े से बहाल हो गए, मैं भी थोड़ा तगड़ा हो गया कि जी डीआईजी साहब का मूड अच्छा है और वो बड़े अच्छे मूड में है। तो मैंने फिर सारी कहानी सुनाई। मैंने कहा सर बात ये है कि जब हम पैसे लेते हैं, कोई भी पैसे लेता है पुलिस वाला, तो वो आपका जो डीएसपी या एएसपी का ऑफिस है उसके तमाम रीडर पैसे लेते हैं। वो अफसरान तो पैसे नहीं लेते, लेकिन रीडर तो पैसे लेते हैं। हालांकि ये भी मैं गलत कह रहा था, बहुत से अफसरान लेते हैं। फिर मैं आ गया जी कि जी आपके एसपी ऑफिस के जो रीडर साहबान हैं और वो सारा अमला वो है, उसके बाद गनमैन, ड्राइवर्स, ये सारे पैसे लेते हैं। फिर मैंने कहा सर आपके ऑफिस के सारे लोग पैसे लेते हैं जो दफ्तर वाले हैं, छुट्टी लेने के पैसे, छुट्टी ना लेने के पैसे, गैर हाजिरी छुपाने के पैसे, आपकी कोई फाइल आ गई है उसको रखने के पैसे, शोकाज पुट करने के पैसे, शोकाज ना पुट करने के पैसे, तो ये सारे पैसे तो चलते हैं। तो मैंने कहा सर ये होता है। और मैंने कहा सर आपके कुछ अफसरान जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो जुराबों से पैसे निकाल लेते हैं, हम तो अपने बटुए से निकाल के पैसे जुराबों में रख के आते हैं, लेकिन वहाँ से भी हमारी तलाशी लेके वो पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो इस बात पे डीआईजी साहब थोड़ा सा मुस्कुराया। और एंड में मैंने कहा सर जो प्रोसिक्यूशन के पैसे हैं, जो चलान सेटअप करने के पैसे हैं सर, मैंने कहा जी कत्ल का उस वक्त की मैं आपको बात सुना रहा हूँ 1993 की। मैंने कहा सर 1000 रुपया लेते हैं, 1000 से 2000 रुपया कत्ल के मुकदमे। तो मुझे उन्होंने कहा जी सेटअप करने के वो तो 200 लेते हैं। तो मैंने कहा सर वो ज़माने गए, वो 200 किसी और ज़माने में लेते होंगे सर, अब थोड़ा सा माहौल
अच्छा होना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, अब वो 1000 से 2000 लेते हैं। तो डीएस साहब मुस्कुराए और मुझे कहते हैं तुम पैसे लेना छोड़ नहीं सकते हो? तो मैंने कहा सर मैं पैसे लेना छोड़ देता हूँ, लेकिन आप फिर मेहरबानी करें कि जो मेरे एसएसपी साहब हैं मलिक एजाज साहब, उन्होंने मेरी एक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की एक भेजी है रिकमेंडेशन, आप मुझे वो भिजवा दें आईजी साहब को, तो फिर मैं वादा करता हूँ आपसे मैं पैसे नहीं लूँगा। तो अब उन्होंने कहा नहीं यार वो तो बड़ा मुश्किल है, अब्बास खान साहब जो हैं वो आईजी हैं, वो इस टाइप की रिकमेंडेशन पे कभी भी नहीं करेंगे, हाँ कुछ और बताओ। तो मैंने कहा सर मेरी एक सीनियरिटी की अपील पड़ी हुई है, वो आप कर दें, मैं 3 महीने पैसे नहीं लूँगा। तो आप देख लें कि जी उन्होंने वो खैर मेरी कर दी और मुझे कहा कि यार तुम छोड़ दो पैसे लेना और ये बेहतर होगा, अच्छी बात नहीं होती पैसे लेना। तो मैंने कहा सर बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती पैसे लेना सर, पुलिस वाला अपनी ज़ात के लिए कम लेता है लेकिन अपने रख रखाव और जो ऑफिसेज वाले हैं उनके लिए ज़्यादा लेता है। खैर मैं उठा, मैंने वो उन्होंने फ़ौरन बेल दी और बहुताज साहब आ गए, स्टेनो आ गया, उन्होंने कहा जी इसकी जो अपील पड़ी हुई है सीनियरिटी वाली वो कर दे। तो वो मेरी सज़ा थी जिसमें मेरी प्रमोशन अपने बैचमेट से थोड़ी देर बाद हुई थी। मेरे बैच वाले 87 में सब इंस्पेक्टर हो गए थे, तो मैं 89 में हुआ था, तो उन्होंने वो मुझे अपने बैच के साथ मेरी सीनियरिटी फिक्स कर दी। मैं बाहर आ गया सलाम करके, लेकिन मेरे दिल में खलिश रही कि यार क्या वजह थी जिसकी वजह से डीआईजी साहब ने मुझे बुलवाया, वो करना क्या चाहते थे और उसमें क्या ऐसा पहलू था कि मुझे बुला के उन्होंने पूछा कि जी, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद बात क्लियर हो गई कि जी डीआईजी साहब ने फिर एक एसएचओ थे हमारे दोस्त ही, नाम लेना मुनासिब नहीं होता है, तो उनको बुलाया और उनके साथ डीएसपी साहब को भी बुलाया गया और सेम कहानी वही दोहराई गई, उनके लिए हथकड़ियाँ मंगवा ली गई। अली अकबर चौधरी जो थे डीएसपी वो वहाँ मौजूद थे। कत्ल का एक मुकदमा था जी कोर्ट समाबे का, जिसमें मुबैना तौर पर कहा गया था कि जी उसमें कुछ लाख रुपए लिए गए और वो डीपीओ जो थे उस वक्त एसएसपी मलिक एजाज साहब को दिए गए। कहानी कुछ यूँ थी कि जी डीआईजी साहब और जो एसएसपी थे मलिक एजाज साहब, उनकी आपस में नहीं बन रही थी और डीआईजी साहब ये चाहते थे कि जी मलिक एजाज साहब के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा ठोस सबूत लिया जाए, कहीं से मिल जाए, कोई उनके ख़िलाफ़ एविडेंस दे दे कि जी वो पैसे लेते हैं, तो उसकी वजह से उनको काबू करें या उनकी रिपोर्ट बना के भेजें। तो जो अगला मैं आपको सुना रहा हूँ उसमें ये हुआ कि जी प्रूव कर दिया गया, इसी तरह उन एसएचओ साहब पे 3.5 लाख और जो डीएसपी साहब थे उन पे 1 लाख प्रूव कर दिया गया और दुगने कर दिए गए उनकी वो सज़ा के तौर पे कि जी 7 लाख वो एसएचओ सब इंस्पेक्टर एसएचओ देगा और 2 लाख वो डीएसपी साहब देंगे। और वो ये कहा गया कि ये सारे पैसे शौकत खानम के हॉस्पिटल के फंड्स में जाएंगे। वो पैसे उन बेचारों ने भरे, हालांकि मुझे भी पता है वो पैसे नहीं लिए गए थे और ना ही डीपीओ साहब ने वो पैसे लिए थे, सारी बात मेरे इल्म में है। लेकिन वो 7 लाख और 2 लाख जो वसूल हुए, अब वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में गए या नहीं गए इसका किसी को पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि उन दोनों से 9 लाख रुपए वसूल किए गए और नाजायज़ वसूल किए गए। तो ये सारी जो मैंने अभी आपको सुनाई है एक कहानी, वाक़या या जो भी आप कह लें, तो इसका लुबे-लुबाब यही है कि ये पुलिस का जो महकमा है ये करप्शन की चेन है, ये शुरू से लेके ऊपर तक करप्शन है। ये करप्शन उस वक्त ख़त्म होगी जब आप फैसिलिटेट करेंगे अपने जो नीचे थाने वाले मुलाजमीन हैं उनको, उनकी आप ख़्याल करेंगे कि ड्यूटी आवर्स उनके कितने हैं, उनकी छुट्टी का ख्याल करेंगे, उनकी बीमारी का ख्याल करेंगे। और फिर ये जो लोग बैठे हुए हैं जो 20-20 साल से रीडर बैठे हुए हैं, 20-20 साल से और ओहदों पे बैठे हुए हैं जो इन मुलाजमीन से हर काम के पैसे लेते हैं, कोर्स पे भेजना है तो ये पैसे लेंगे, नहीं भेजना है तो पैसे लेंगे, इसी तरह बाकी चीज़ों के ये पैसे लेते हैं। जो क्राइम फिगर्स आते हैं महाना बनते हैं, 15 रोज़ा बनते हैं, उनके पैसे जो थानों से आते हैं, मुहर्रिर थाना डीएसपी के रीडर को देगा, फिर डीएसपी का रीडर एसपी के रीडर को देगा और फिर इसी तरह हर उस पे ओहदे पे जो रीडर साहबान बैठे हुए हैं हर
पे, थाना लेवल पे, फिर तहसील लेवल पे, फिर ज़िला लेवल पे और रेंज लेवल पे। तो ये सारे इसी तरह चेन है। थाने पे बग़ैर पैसे के कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता जिसमें इन्वेस्टिगेशन के फंड्स नहीं हैं। ये उस वक्त ठीक होगा जब एक थाने को आप इंडिपेंडेंट आप बनाएंगे कि जी वहाँ SHO के पास हों फंड्स, जो SSPs के पास हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन के पास हैं, वो फंड सारे आएँ थाने पे हों और थाने से वो दिया जाए। कोई भी तफ्तीशी जो है वो किसी मुद्दई से पैसे ना मांगे और ना ही वो किसी के सामने हाथ फैलाए, और अगर फिर भी वो लोग करप्शन करते हैं तो फिर वो वाजिबुल कत्ल है। थैंक यू सो मच।